तो मैं हूं ट्राईहैक के लिनक्स प्रिविलेज रूम के अंदर, जहां पिछली वीडियो में हमने सूडो मिसकॉन्फ़िगरेशंस की मदद से लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन करा था। इस वीडियो में भी हम लोग सेम रूम की मदद लेने वाले हैं। ट्राईहैक के अंदर 3 या 4 लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के रूम है। आपको इसी वाले के अंदर आना है, तो इसकी जो इमेज है इसको ध्यान से देख लो और इसका जो नाम है लिनक्स प्रिविलेज, इसी को ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को टास्क 1 को ओपन कर लेना है। टास्क 1 में आने के बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट मशीन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको आईपी मिल जाएगी। आईपी मिलने के भी 1-2 मिनट तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज रन करती है, जिसके कारण मशीन थोड़ी सी स्लो स्टार्ट होती है। एक बार आपको थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हो एसएसएच की मदद से। यहाँ पे आपको कमांड मिल रखा है, इस कमांड को आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और याद रखना आपको ये ऑप्शन लगाना है ताकि आप होस्ट की एल्गोरिदम एसएसएच आरएसए को सेट कर पाओ, तभी हम यहाँ पे हो पाएंगे लॉगिन। तो अब मैं टर्मिनल पे चलता हूँ सीधा। टर्मिनल पे आने के बाद आप वो कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दो, प्लस जो ऑप्शन आपने कॉपी करा था उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऑप्शन को पेस्ट करने के बाद एंटर मारेंगे यहाँ पे सीधा। उसके बाद यस लिखेंगे और उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड 321, यही पासवर्ड है इसका। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज, आज की जो पूरी वीडियो है वो रिलेटेड है क्रॉन जॉब की। तो सबसे पहले जिन लोगों को अभी समझ आता है क्रॉन जॉब क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता एक्चुअली में क्रॉन जॉब क्या है। सबको पता है क्रॉन टैब देखना है, ये कमांड रन कर लो, लेकिन क्रॉन जॉब एक्चुअली में लिनक्स में मतलब क्या है क्रॉन जॉब का? बहुत सिंपल है। कोई भी सर्विस जो ऑटोमेटिकली रन करती है उसे क्रॉन जॉब बोलते हैं। यानी कि मैंने एक कमांड को सेट कर दिया, मैंने एक कमांड है जिसको सेट कर दिया कि वो हर 5 मिनट बाद रन करेगा। मैंने एक फाइल है, कोई भी फाइल है, एल्फ फाइल है या कोई टार फाइल है, मैंने बोल दिया कि भाई ये हर 10 मिनट बाद रन करेगी, ये अपने आप को अनजिप करेगी, अनकम्प्रेस करेगी, डीकम्प्रेस करेगी, जो भी करेगी हर 10 मिनट बाद, हर 1 घंटे, तो वो ऑटोमेटिकली रन हो रही है। जो भी चीज़, जो भी सर्विस, जो भी कमांड, जो भी फाइल ऑटोमेटिकली रन हो रही है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद या कुछ डेज के बाद या कुछ मंथ, कोई भी ऐसा टाइम पीरियड है, तो उसे हम क्रॉन जॉब बोलते हैं लिनक्स में। विंडोज में सेम इसका इक्विवेलेंट होता है टास्क स्केड्यूलर। वो क्या काम करता है? वो टास्क को क्रिएट करता है या स्केड्यूल कर सकते हो आप उसकी मदद से। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें कमांड दे दी कि ये कमांड को हर 10 मिनट बाद रन करो, हर 1 मिनट बाद रन करो, या मेरे लॉगिन होने से पहले रन करो, या जैसे ही मैं लॉगिन हो जाऊं उसके बाद रन करो। आप टास्क स्केड्यूलर की मदद से उसमें टास्क को स्केड्यूल कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली रन होंगे। सिमिलरली लिनक्स में उसको क्या कहते हैं हम? क्रॉन जॉब्स। क्रॉन जॉब्स रन करती है सर्विसेज को जो कि ऑटोमेटिकली रन करते हैं। तो यहाँ पे कोई जो फॉर्मल डेफिनेशन आप इसकी समझोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, आप किसी को भी समझा सकते हो। ऑटोमेटिकली कोई भी सर्विस रन कर रही हो, चाहे वो सर्विस कुछ भी हो सकती है, वो एक कमांड रन कर रहा हो, कोई फाइल रन हो रही हो ऑटोमेटिकली, कुछ भी हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन हो रहा हो, उसे हम यहाँ पे क्रॉन जॉब बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि एक क्रॉन जॉब होती क्या है एक नॉर्मल लिनक्स यूजर की तरीके से। अब हम बात आते हैं अपने, हम हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन आता है, आपको पता चल गया क्रॉन जॉब क्या। अब अगला क्वेश्चन होगा कि भाई क्रॉन जॉब को डिटेक्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी तक सूडो से प्रिविलेज एस्केलेशन करा है, हमारे को पता है सूडो का, अगर मेरे को देखना है कि मेरे पे सूडो पे क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, सूडो डैश एल को रन कर दूंगा, SUID के लिए कमांड है, तो हर किसी के लिए कुछ चीज होती है। तो क्रॉन जॉब को मैं डिटेक्ट कैसे करूंगा कि बैकग्राउंड में कोई सर्विस रन कर रही है नहीं कर रही है, उसका पता कैसे लगाऊंगा? सबसे मेन ये चीज होती है। तो क्रॉन जॉब को एफिशिएंटली पता लगाने के 3 मेजर तरीके हैं, और भी आप ढूंढ सकते हो। क्रिएटिव लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ना, लिनक्स में कोई लिमिट तो है नहीं, बट जो मेजर 3 तरीके मैं आपको वो बताता हूं जो मैंने यूज करे हैं प्रीवियसली और काम आते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, कैट etc क्रॉन टैब। ठीक है, ये सबसे सिंपल और सबसे मेन तरीका है। एक क्रॉन टैब फाइल होती है etc के अंदर। ठीक है, etc फोल्डर के अंदर एक क्रॉन टैब नाम की फाइल होती है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर लिखा रहता है कि कौन से कमांड को किस मिनट, किस घंटे, किस डे पे चलाना है, वो सब लिखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं रखे हुए, है ना। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये सारे कमांड्स है एक्चुअली में। आप देखोगे ये कमांड है, यहाँ से लेके ये कमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कमांड है अपने आप में। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ से लेके कमांड है। तो ये कमांड है, उससे आगे यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कब रन करना है, किस टाइम पे, किस यूजर की तरीके से, वो सब मैं अभी पढ़ना बताता हूँ। इसको पढ़ते कैसे हैं, बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी हेडिंग देख लो। ये हेडिंग्स है, ये पहली क्या कह रही है? मिनट, कौन से मिनट पे रन करना है, कौन से घंटे पे रन करना है। ठीक है, उसके बाद डे ऑफ मंथ। ठीक है, कौन से महीने के कौन से दिन पे तारीख दे सकते हो। यहाँ पे 21 तारीख को रन करो, 30 तारीख को रन करो, 7 को रन करो, जो भी आपको तारीख देनी है। उसके अलावा मंथ, कौन से मंथ में आपको, जुलाई में, दिसंबर में रन करना है, आप मंथ भी सेट कर सकते हो। हफ्ते के कौन से दिन में, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, आप चाहते हो कि हफ्ते के तीसरे दिन पे रन हो, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको यहाँ पे, है ना। तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहले वाला छोटा सा, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज होती है मिनट। तो 17 मिनट, हर 17 मिनट बाद। ठीक है, यहाँ 17 और उसके सब जगह स्टार, स्टार का मतलब हर,
तो हर 17 मिनट बाद, चाहे कोई भी घंटा हो, कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी वीक हो, कुछ भी हो, हर 17 मिनट बाद आपको ये कमांड को रन करते रहना है। यहाँ पे सिंपली कह रहा है कौन से यूजर के प्रिविलेजेस के साथ, रूट यूजर के प्रिविलेजेस के साथ, और ये कमांड है। ठीक है, अब ये वाला आप पढ़ने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, पॉज करो, सोचो इसका क्या होगा, एक्चुअली में क्या बनेगा इसका, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको ये देखना, सबसे पहले ना उल्टा पढ़ना है इसको, कभी भी यहाँ से पढ़ना मत स्टार्ट करो, यहाँ उल्टा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ईजी रहेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी डे ऑफ वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मंथ हो, कोई भी डे हो मंथ का, कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटा यानी कि जो आर है वो 6 होने चाहिए और मिनट 25, यानी कि 6:25, सुबह के 6। यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट चलता है, अगर वो शाम के 6 होते हैं तो यहाँ पे 18 लिखा रहता है। ठीक है, 24 आवर फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे सुबह के 6:25 पे हर रोज आपको ये कमांड रन करना है, कोई भी डे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर रोज सुबह 6:25 पे आपको ये कमांड को रन करना है। अब आपको ये भी सब समझ आ जाएंगे नीचे, और कौन से रूट यूजर की तरीके से, यहाँ पे भी आपको समझ आ रहा होगा 6:47 पे। ठीक है, और कौन यहाँ पे, ये तो स्टार स्टार है, यानी कि कोई भी डे हो कोई भी मंथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हफ्ते के 7th डे यानी संडे के हर संडे के सुबह 6:47 पे आपको इस कमांड को रन करना है। समझ आ रहा है ना कितना इजी, और आगे भी ऐसे पढ़ सकते हो। अब नीचे आते हैं, ये जो है ना ये यूजर ने खुद से ऐड करे हुए हैं, यहाँ पे ये यूजर ने यहाँ पे खुद से ऐड करे हुए हैं, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं आते, बाय डिफॉल्ट आप अपनी मशीन में भी चेक करोगे ये लिखे आएंगे। तो अब हम इनको देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टार स्टार स्टार। इसका क्या मतलब है, कुछ भी हो कोई भी हर मिनट रन करना है। स्टार का मतलब है हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर मंथ, हर डे ऑफ वीक, हर टाइम रन करते रहना है। और यहाँ स्टार का मतलब है हर मिनट रन करते रहो, हर मिनट इसको रन करते रहेगा इस फाइल को override.sh। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे compress.sh एक और फाइल है, उसको हर मिनट, ये मेन यहाँ पे सर्विसेज रन हो रही है, 2 क्रॉन जॉब रन हो रही है जो कि हर मिनट अपने आप को रन करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। समझ आया इसको कैसे पढ़ते हैं, ये पहला तरीका है, सिर्फ अभी डिटेक्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी एक्सप्लॉइटेशन नहीं सिखा रहा हूँ, पहले आपको पता होना चाहिए कि ढंग से ढूंढना कैसे है। जो लोग रिकॉन करना नहीं जानते, एन्यूमरेट करना नहीं जानते, वो एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं तो उसे एक्सप्लॉइट कैसे करोगे। तो एक्सप्लॉइटेशन इजी पार्ट होता है, सबसे इजी पार्ट एक्सप्लॉइटेशन। लोगों को लगता है यार एक्सप्लॉइट कर लिया बहुत बड़ी बात है, एक्सप्लॉइटेशन इजी है। हार्ड होता है रिकॉन करना, ढूंढना। चीज़ें एक बार ढूंढ लेना कि इसी से होना प्रिविलेज एस्केलेशन, फिर तो इंटरनेट पे 600 तरीके आप ढूंढ के किसी ना किसी तरीके से कर लोगे, लेकिन रिकॉन करना वो कोई नहीं सिखा सकता इंटरनेट पे, वो खुद ही आपको दिमाग में एनालाइज करके करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया पहला तरीका, ईटीसी क्रॉन टैब को पढ़ो। अब है मशीन थोड़ी मीडियम या हार्ड लेवल, उसने क्या काम करा भाई, जने ने क्रॉन टैब से रीड की परमिशन हटा दी सबके लिए, वैसे बाय डिफॉल्ट आती है लेकिन उसने हटा दी सबके लिए क्रॉन टैब, ईटीसी के अंदर क्रॉन टैब फाइल की परमिशन हटा दी। तो अब आप क्या काम करोगे। ठीक है, इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, ईटीसी के अंदर, ईटीसी फोल्डर के अंदर एक क्रॉन टैब डी नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर भी कुछ फाइल्स होती हैं, उसमें भी डिफरेंट क्रॉन जॉब्स लिखी रहती हैं, इनको क्रॉन जॉब बोलते हैं। ये एक जॉब है पूरी, यानी कि एक कमांड को एक क्रॉन जॉब बोलते हैं, एक सर्विस, यानी कि बोल लो एक सर्विस या एक क्रॉन जॉब, और क्रॉन टैब फाइल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर होता है ईटीसी के अंदर क्रॉन टैब डॉट डी, उसके अंदर भी ऐसे क्रॉन जॉब्स लिखी रह सकती है, उसको भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं उसको इसी मेथड के अंदर मान रहा हूँ। मतलब ईटीसी क्रॉन टैब को इसने पूरा बंद कर रखा है, डॉट डी फोल्डर सब कुछ उसने रीड परमिशन हटा दी। सेकंड तरीका आप पे क्या आएगा, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना 95% टाइम जब भी आप क्रॉन जॉब वगैरह देखोगे ना, तो क्रॉन जॉब किसी फाइल पर रन कर रही होगी, कोई एक फाइल रखी होगी उससे रिलेटेड, उस पर क्रॉन जॉब रन कर रही होगी, उस फाइल के अंदर कमांड्स हो सकते हैं, पाइथन का कोड हो सकता है, कुछ भी। मतलब आपको जब कुछ एक अजीब सी फाइल दिखे ना कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रही है, ऑप्ट फोल्डर के अंदर, टेम्प फोल्डर के अंदर, तब आपको एक हिंट मिलनी चाहिए कि शायद यहाँ पे क्रॉन जॉब है। तो आप पता कैसे लगाओगे कि भाई उस पर क्रॉन जॉब हो रही है या नहीं हो रही रन। ठीक है, आप पे ईटीसी क्रॉन टैब नहीं है, आपको एक फाइल पे शक है शायद इस फाइल का यूज कहीं क्रॉन जॉब में हो रहा है, आप कैसे पता लगाओगे। तो मैं उसका एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको टेम्प फोल्डर में लेके चलता हूँ। ठीक है, एलएस करते हैं, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक अजीब सी फाइल पड़ी है बैकअप नाम से। अब आपको कभी भी ऐसी अजीब सी फाइल्स देखना, जैसे बैकअप हो गया, कोई पाइथन की स्पेशल कोई पाई फाइल पड़ी है जिसका कोई काम नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ क्यों पड़ी है स्पेशली, जब भी आपको कुछ इस टाइप की फाइल दिखे तो अब आपको यहाँ पे क्रॉन जॉब चेक करनी कि इस पर कोई क्रॉन जॉब तो रन नहीं कर रही है इस फाइल से लेके। ठीक है, तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, ls-la करूंगा, तो अब इसका ना लास्ट अपडेशन टाइम दिखेगा। तो अब आप देखोगे अगर इस पर कोई क्रॉन जॉब रन करेगी, ये टाइम अपडेट होगा, है ना। अभी 52 है, 1 मिनट बाद शायद 53 हो जाएगा, फिर अगर 1 मिनट वाली क्रॉन जॉब है तो वो इसे हर मिनट छेड़ रही होगी, और हर मिनट का मतलब यहाँ पे टाइम हर मिनट बाद बदलेगा, 52 का 53 हो जाएगा, फिर 1 मिनट बाद 54। अगर वो 5 मिनट की क्रॉन जॉब है, हर 5 मिनट बाद रन कर रही है, तो हर 5-5 मिनट बाद आप इसका टाइम एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई क्रॉन जॉब रन कर रही है, बैकग्राउंड में इसका टाइम बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं कि हुआ, अभी भी नहीं हुआ है, अभी 1 मिनट नहीं हुआ है इसका मतलब। ठीक है, आप चेक करते हैं दोबारा,
और अब आप देखोगे इसका टाइम 52 से 53 हो गया, यहाँ नीचे भी है यूजलेस नाम से, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यानी कि यहाँ पे टाइम कोई चीज़ इसको बैकग्राउंड में बार बार एक्सेस कर रही है, कोई चीज़ इसको बार बार बैकग्राउंड में एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक क्रॉन जॉब लगी हुई है जो इसको हर मिनट बाद आप दोबारा 54 पे चेक करोगे तो अपडेट हो चुकी होगी, तो इससे आपको आइडिया लगता है। ये क्या तरीका है, ये इनडायरेक्ट तरीका। अगर आप पे क्रॉन टैब नहीं है तो आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। जिन लोगों को पता है इन टाइम के बारे में वो इससे लॉजिकली सोच सकते हैं यार इस टाइम से भी तो पता लगा सकते हैं। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से गेन करनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक और चीज़ मेन पता लगानी होती है, भाई कौन से यूज़र से एक्सेस हो रहा है, ठीक है। क्रॉन जॉब रन करे लेकिन कौन से यूज़र से, तो वो कैसे पता लगाओगे। अब आप देखोगे तो इस फाइल पे सिर्फ रूट को ही एक्सेस है, तो अगर ये फाइल बार बार एक्सेस हो रही है तो इसको कौन कर सकता है, रूट ही, क्योंकि और किसी के पास तो प्रिविलेजेस है ही नहीं, रूट है यहाँ पे। तो ये नॉर्मली यानी कि मतलब है रूट इसको बार बार एक्सेस कर रहा है रूट यूजर के प्रिविलेजेस के साथ, ठीक है। ये आइडिया मिल गया। अब तीसरे तरीके पे आते हैं, ये हो गया दूसरा तरीका। पहला क्रॉन टैब वाला था, दूसरा हम टाइम के बेस पे पता लगा रहे हैं। तीसरा तरीका आता है, अब मान लो फॉर एग्जांपल काफ़ी फाइल्स में आपको टाइम नहीं मिलेगा, काफ़ी जगहों पे टाइम नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैट etc क्रॉन टैब, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे एक फाइल दी हुई है इन्होंने, इसको ls-la करते हैं। इस पर ये भी भाई यहाँ पे क्रॉन टैब रन कर रही है, हमारे को पता है हर मिनट पे, तो इसका फाइल भी अपडेट, इसका टाइम भी अपडेट होना चाहिए हर मिनट बाद, ठीक है। इसको देखते हैं ज़रा, यहाँ पे टाइम ही नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा भी कई बार होता है कि टाइम नहीं दिखाया जाता आप लोगों को। अब आपको टाइम भी छुपा दिया गया है, अब आपको क्रॉन टैब भी छुपा दिया गया। अब आप पे तीसरा तरीका क्या है फाइंड करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा तरीका जो है, आप एक स्पेशली टूल यूज़ कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है। इसके लिए आपको एडिशनली एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो टूल क्या काम करता है, बहुत सिंपल टूल है। PS कमांड पता है, प्रोसेस को दिखाता है करंटली कौन से प्रोसेस रन करें। लेकिन PS के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर मैं PS-aux करूंगा तो इसके कमांड के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सेकंड पे जो भी कमांड्स रन कर रहे होंगे ना उनकी लिस्ट दिखा देता है। लेकिन क्रॉन जॉब्स कैसी होती है, 1 मिनट बाद रन होगी, उसी सेकंड में जो भी उसका कमांड है, एक कमांड या एक फाइल उसे रन करेगी और जल्दी से बंद हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है वो PS में दिखेगी, वो सेकंडों का काम हो। आपका लक होना कि जिस सेकंड पे क्रॉन जॉब स्टार्ट हुई उसी सेकंड पे आपने PS कमांड को रन करा तभी वो यहाँ दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड है। तो इसीलिए आपको एक ऐसा टूल चाहिए जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे, कंटिन्यूसली देखता रहे कि कौन कौन से प्रोसेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बार बार कौन कौन से नए प्रोसेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसा आपको एक टूल चाहिए जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहे रिजल्ट्स को कि कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं। उससे आप फिर आइडिया लगा सकते हो कि हर 1 मिनट बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्रॉन जॉब रन कर रही है। उस टूल का नाम है PSPY। मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो टूल। तो मैं PSPY के गिटहब पे आया हूँ, ठीक है। आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे PSPY गिटहब, पहले लिंक मिल जाएगा। मैं उसके गिटहब पे आया हूँ PSPY, ठीक है। आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको रिलीजेस पे जाना है, मेरे को नहीं पता ये अजीब सा क्यों दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, शायद मैंने अपने ब्राउजर को बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है इस कारण से। लेकिन रिलीजेस पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको डाउनलोडेबल फाइल मिल जाएंगी इसकी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगी PSPY। अब आपको कौन सी यूज़ करनी हो आप पे डिपेंड करता है। 32 बिट सिस्टम है 32 वाली करो, 64 बिट सिस्टम है 64 करो। S का मतलब है स्मॉल। इन्होंने एक नॉर्मल साइज बाइनरी बनाई है और एक स्मॉल साइज बनाई है। जो स्मॉल साइज है, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा डाउनलोड नहीं कर सकते, लिमिटेशन है डेटा वगैरह की, तो आप स्मॉल वाली भी कर सकते हो। दोनों में सेम फंक्शनैलिटी है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मैंने PSPY 64 जो सबसे नॉर्मल वाली है वो करके और अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखी है, आप डाउनलोड कर लेना। अब मैं अपने सिस्टम पे हूँ, LS करके दिखाऊँ तो यहाँ पे PSPY 64 ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको पाइथन से होस्ट करूँगा, python 3-m http.server, ठीक है 80 एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे होस्ट हो गई। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे अपने टारगेट सिस्टम के अंदर। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे यूजर डेबियन के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे wget से इसको डाउनलोड कर लूँगा। टेम्प फोल्डर के अंदर हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, टेम्प में ही डाउनलोड करना wget। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, http:// और उसके बाद यहाँ पे हम ये दे देंगे, उसके बाद फाइल का नाम दे देंगे PSPY 64। और यहाँ पे अगर आपको अपने हिसाब से कोई नाम रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। मैं PSPY 64 ही रखना चाहता हूँ तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। एंटर मारते हैं। स्मॉल ओ मत यूज़ करना, मैं बहुत बारी गलती कर देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। wget के साथ कैपिटल O यूज़ करना होता है हमेशा, वरना स्मॉल ओ यूज़ करोगे। स्मॉल ओ का मतलब है लॉगिंग फाइल कौन सी सेट करनी है, वो लॉग्स लिख देगा wget के उसके सारे। लेकिन आपको लॉग्स नहीं लिखने, आपको अगर फाइल का नाम दूसरा रखना है तो आप -O से दोगे, ठीक है। LS करके देखते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल आ गई, इसको chmod करेंगे +X PSPY 64, इसको रन करेंगे, ठीक है। और अब आपको दिखेगा बहुत ही बेहतरीन टूल है। अब आपको करंटली दिखाता रहेगा कि किस टाइम पे, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा नाम जिसके दिखाता रहेगा। UID का मतलब है बता रहा है कौन से यूजर की तरीके से वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसकी क्या प्रोसेस आईडी है। अब आपको वेट करते रहना है। करंटली आप पिछले प्रीवियस वाले भी देख सकते हो, पहले कौन कौन से स्टार्ट हुए थे वो यहाँ पे आते रहेंगे, और जो करंटली स्टार्ट होते रहेंगे वो नीचे दिखते रहेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। जो भी स्टार्ट होगी, जैसे अब टाइम बदलेगा, अभी यहाँ पे
16.6 दिखा रहा है, तो 16.7 जैसी होगा तो 1 मिनट पूरा होते ही क्रॉन जॉब रन करेगी और क्रॉन जॉब यहाँ पे आपको दिख जाएगी कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसका हम यहाँ पे वेट करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जैसे ही हमारा टाइम बढ़ा है, यहाँ पे टाइम चेंज हुआ, वैसे ही एकदम से यहाँ पे काफी सारे प्रोसेस स्टार्ट हुए, सबकी यूआईडी 0 यानी कि रूट ने स्टार्ट करे वो सारे प्रोसेस। यहाँ पे क्रॉन स्टार्ट हुआ यानी कि क्रॉन जॉब रन हुई। क्रॉन जॉब ने एक्चुअली में रन क्या करा है, कमांड क्या रन करा है उस क्रॉन जॉब ने, आपको यहाँ पे दिखेगा। उसने यहाँ पे एक override.sh फाइल जो हमने देखी थी क्रॉन टैब फाइल के अंदर, वो फाइल रन हुई है, और एक यहाँ पे compress.sh फाइल, और एक और यहाँ पे एक टार कमांड रन हुआ है जो कि शायद override.sh या compress.sh के अंदर एक कमांड लिखा होगा, तो ये कमांड भी एग्जीक्यूट, और जैसे जैसे मिनट बढ़ेगा ये कमांड ऑटोमेटिकली बार बार रन होंगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्रॉन जॉब हर मिनट पे रन हो रही है। समझ आया कैसे? ये 3 तरीके होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल सिंपल, आपको बस समझ आना चाहिए काम कैसे करते हैं, आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे। डिटेक्शन के बाद अब देखो यहाँ पे दोबारा से रन हुआ, 1 मिनट हो गया, तो ये सारी चीज़ें दोबारा रन हो गई। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं टूल को। अब इससे आपको गारंटी हो गई है कि भाई यहाँ पे क्रॉन जॉब रन कर लिया, आपने तीनों तरीकों से डिटेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं। इसके एक्सप्लॉइटेशन करने के भी 3 तरीके। अब हमारा पहला तरीका है वीक फाइल परमिशंस। अब इसकी मदद से देखते हैं कैसे हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, कैट etc क्रॉन टैब खोलते हैं। ठीक है, हमारे को पता है एक क्रॉन जॉब रन कर रही है यहाँ पे ये रही, जो कि एक फाइल को रन कर रही है override.sh। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मेरे को पता है रूट की तरीके से फाइल रन हो रही है, यानी कि रूट के प्रिविलेजेस के साथ ये फाइल रन हो रही है। और sh फाइल क्या होती है, बहुत सिंपल है, sh फाइल के अंदर कमांड्स लिखे रहते हैं, वो कमांड्स रन होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली एक क्रॉन जॉब हर मिनट बाद रूट यूजर क्या काम कर रहा है, इस फाइल को रन कर रहा है, इस फाइल के अंदर जो भी कमांड्स है वो सारे रन हो रहे हैं रूट यूजर के प्रिविलेजेस के साथ, है ना। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस फाइल की परमिशंस देखता हूँ, पर उससे पहले मुझे इस फाइल का पूरा पाथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली नाम दिया, मुझे नहीं पता वो पूरे सिस्टम में कहाँ है। तो मैं फाइंड कमांड का यूज़ करूँगा, फाइंड डैश टाइप एफ डैश नेम, फाइल का नेम हमारे को पता है, उसके बाद सारे एरर्स को डेवनल में डाल देंगे। ठीक है, एंटर मारते हैं और हमारे को पता चल गया इसका पाथ ये रहा, यूजर लोकल बिन override.sh। अब मैं यहाँ पे ls-la करूँगा। ठीक है, एंटर मारते हैं। अब मेरे को इसकी परमिशन दिखती है। परमिशन में क्या कह रहा है कि भाई ये तो ठीक है कि यूजर ये सब कर सकता है, रूट इसका यूजर है, ठीक है, उसके अलावा अदर्स को भी राइट की परमिशन है, यानी कि इसके अंदर मैं राइट कर सकता हूँ कुछ भी, इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से कोई भी कमांड डाल सकता हूँ, और हर मिनट बाद उस कमांड को रूट रन करेगा। अब जिन लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं जली तो बहुत जल्दी जला लो, बहुत सिंपल है, यानी कि ये सीधा सीधा इनडायरेक्टली घुमा के या सीधा सीधा कहने के मतलब क्या है कि आप रूट की मदद से कोई भी कमांड को चलवा सकते हो। इसके अंदर जो भी कमांड लिखोगे रूट उसे हर मिनट में रन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे रिवर्स शेल डाल सकता हूँ, रिवर्स शेल के लिए कमांड, एंड बूम मेरे को यहाँ पे रूट यूजर की तरह शेल मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। एक और यहाँ पे चीज़ आपको याद रखनी है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ की W की जगह यहाँ पे W होता तो क्या होता, अदर्स को W ना होकर ग्रुप को W होता तो क्या होता, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे कई बार ट्रिक करने के लिए हार्ड मशीन पे क्या होता है कि यहाँ पे W नहीं होगा तो लोगों को लगेगा यार इस पे तो राइट की परमिशन ही नहीं है, अब क्या करूंगा। तो आपको ऐसे में क्या काम करना है, चेक करना है ग्रुप को क्या परमिशन है। तो यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रुप को W होती तो यहाँ पे ग्रुप क्या दिया हुआ है, स्टाफ ग्रुप की पार्ट है, ये जो फाइल है स्टाफ ग्रुप की पार्ट है, तो मैं अपना ग्रुप चेक करता अपने यूजर का। अगर मैं भी स्टाफ ग्रुप का पार्ट होता है, यहाँ पे अभी नहीं हूँ, मान लो यहाँ लिखा रहता है स्टाफ, तो इसका मतलब मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ और इस ग्रुप के लोग इस फाइल को राइट कर सकते हैं, तो मैं इसको एडिट कर पाता। तो आपको ये भी याद रखना, आपको पता होना चाहिए ग्रुप्स भी किस काम आते हैं। कई बार क्या होता है राइट यहाँ ना देके यहाँ दिया है, और फिर वो ग्रुप चेक करोगे स्टाफ और आप उसके मेंबर हो तो आप इस फाइल पर राइट कर पाते हैं। समझ आया? मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता रहता हूँ, ये साथ साथ ही क्रॉन जॉब से कोई रिलेटेड नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, ये लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन जब आप एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये बेसिक नॉलेज नहीं आती कि भाई यहाँ W दे दिए काम खत्म, वो आपकी नॉलेज एक्चुअली में चेक कर रहे होते हैं, तो वो नॉलेज आपको बढ़ानी है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे सिंपल सा कमांड दे देते हैं। सबसे ईजी तरीका क्या होता है, नेटकैट के चेक कर लेते हैं नेटकैट है या नहीं है, और यहाँ पे नेटकैट है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे पुराना वर्जन है नेटकैट का, जिसमें -e ऑप्शन आता है। -e की मदद से आप यहाँ पे सिंपली बिन sh सामने वाले को दे सकते हो, शेल दे सकते हो, तो बिल्कुल सिंपल है। वरना आप सबको पता है बहुत सारे रिवर्स शेल के कमांड है, बैश की मदद से नेटकैट, दूसरे भी कमांड है नेटकैट नए वाले की मदद से, पाइथन की मदद से, पर्ल, रूबी, किसी की मदद से भी कर सकते हो रिवर्स शेल, वो आपकी मर्जी है। मैं नेटकैट की मदद से आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अपने सिस्टम पे जाके एक रिवर्स शेल स्टार्ट कर लूँगा। अब मैं अपने सिस्टम पे आ गया हूँ, इसको बंद करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे netcat -nvlp 4444 पे लिसनिंग स्टार्ट कर दिया। वापस चलते हैं उस मशीन पे। यहाँ आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, ईको कर देंगे उसके अंदर हम nc, फिर मैं अपनी मशीन की आईपी दूंगा जिससे कनेक्ट होना है, उसके बाद 4444 पोर्ट देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे -e और यहाँ बिन sh दे देंगे हम लोग। ठीक है, बिन sh दे देते हैं यहाँ पे। तो
यहाँ पे हमारे को शेल मिल जाएगा। ठीक है, उसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम किसके अंदर, हमारी जो फाइल थी, ये हमारी फाइल का पाथ था override.sh, इसके अंदर हम लोग ये लिख देंगे। और अब हमारा ये जो कमांड है इसके अंदर चला गया। अब 1 मिनट बाद जैसे ही रूट इस फाइल को रन करेगा तो इसके अंदर अब हमारा कमांड होगा जो हमारे को रिवर्स शेल दे देगा रूट यूजर के प्रिविलेजेस के साथ। अब यहाँ पे आपको बस आके वेट करना है और 1 मिनट जैसे कंप्लीट होगा आपकी फाइल रन होगी और आपको शेल मिल जाएगा। और अब आप देखोगे यहाँ पे कनेक्शन रिसीव हो गया, ID लिखता हूँ एंड वी आर रूट। ठीक है, उस सिस्टम का हमारा कनेक्शन रिसीव हो गया। हमेशा एक टिप दे देता हूँ छोटी सी, कि हमेशा कोशिश करो बिन एसएच को यूज़ करो रिवर्स शेल्स के अंदर। बिन एसएच जो है ना सबसे ज़्यादा कंपेटेबल है हर चीज़ के साथ। बिन एसएच बहुत पुराना है, कितना ही पुराना सिस्टम उस पर काम करेगा, बिल्कुल स्टेबल है। इसके बाद आप चाहे करके बैश ले लो, बैश डैश आई करोगे आपको बैश मिल जाएगा। ठीक है, आया नहीं यहाँ पे बैश, पता नहीं क्यों, बिन बैश डैश आई खुल नहीं रहा है। ठीक है, कोई नहीं, चलो। लेकिन आप कोशिश करो बैश को भी अवॉइड करने की, कोशिश करो ZSH को अवॉइड करने की। बैश फिर भी ले सकते हो, ZSH तो बिल्कुल मत देना, पुराने सिस्टम पे तो होता ही नहीं है और नए सिस्टम पे भी वो कई बार क्रैश कर जाता है। तो बैश सेकंड ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन SH होना चाहिए। SH के बाद आप बैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही, नॉर्मली हो जाता है। ये हो गया आपका पहला तरीका, वीक फाइल परमिशन। इसमें क्या था मेन चीज़, कि उसने राइट के प्रिविलेजेस दे रखे थे। भैया आप अगर उसको रूट की तरीके से फाइल को रन करवा रहे हो तो उसमें राइट के प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर हैकर आके अपने कमांड लिखेगा और वो एग्जीक्यूट होते ही उसको रिवर्सल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड तरीके पे। सेकंड तरीका मैं बताता हूँ क्या है, cat etc cron tag। अब सेकंड तरीके का नाम है पाथ वेरिएबल ओवरटेक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, पाथ वेरिएबल ओवरटेक। अब ये नाम मैंने खुद रखा है, ऐसा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, मैंने खुद रखा है जो मैं बोलता हूँ इसे। इसमें बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है खाली override.sh। तो यहाँ क्रॉन टैब को कैसे पता चल रहा है कि override.sh फाइल है कहाँ, इसकी लोकेशन हमने तो फाइंड कमांड से ढूंढी, लेकिन क्रॉन टैब को कैसे पता चल रहा है कि override.sh पूरे सिस्टम पे कहाँ है और उसे कैसे ढूंढना है, ये सोचने वाली बात है। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे आपको एक पाथ नाम का वेरिएबल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इस फाइल के अंदर एक पाथ नाम का वेरिएबल होता है। जैसे प्रोग्रामिंग में नॉर्मल वेरिएबल होते हैं x = 1, b = 2, ऐसे कुछ भी मैथ्स में भी होते हैं, वैसे यहाँ पे पाथ नाम का एक वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कोलन से डिवाइडेड होती है। ये एक पाथ है, फिर एक कोलन से डिवाइड है, फिर अगला पाथ है। तो ये क्या काम करता है, क्रॉन टैब जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा उसे ये फाइल रन करनी है, तो उसे ढूंढनी पड़ेगी फाइल है कहाँ। तो वो क्या काम करेगा, पाथ वेरिएबल पे जाएगा और इसके अंदर जो पहला पाथ है ये वाला, इसके अंदर जाके ढूंढेगा कि क्या override.sh फाइल आपके पास है, वो कहेगा नहीं है। फिर वो अगले पे जाएगा, यहाँ जाके ढूंढेगा override.sh फाइल नाम की तुम्हारे पास है, नहीं है। फिर वो यहाँ जाएगा और यहाँ पे एक्चुअली में पड़ी है यूजर लोकल बिन में, हमने पहले भी रन करी थी इसे, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये फाइल पड़ी है override.sh और फिर उसे रन कर देगा। अब यहाँ पे इसका नाम अगर आप समझोगे दोबारा से, पाथ वेरिएबल ओवरटेक, तो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, ओवरटेक करेंगे। यानी कि मेरे को पता है कि जैसे ही 1 मिनट होगा तो सबसे पहले वो जाके इस फोल्डर के अंदर ढूंढने को ही करेगा कि क्या override.sh फाइल एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। तो अगर मैं यहाँ पे जाके एक नई override.sh फाइल बना दूँ तो क्रॉन टैब को लगेगा अरे override.sh यहीं पे मिल गई, रन कर दो। वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, जो ओरिजिनल है वो यहाँ पड़ी है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं। उसे पाथ में जैसे ही सबसे पहली इसी सेम नाम की फाइल मिलेगी वो उसे रन कर देगा। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, कभी भी इस टाइप की स्केड्यूल करो जॉब्स वगैरह, उसका पूरा पाथ दो, वरना यहाँ पे आप पाथ वेरिएबल ओवरटेक के शिकार होगे। ठीक है, तब हमारे को पता है कि यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ जाके एक सेम नाम की फाइल बना दूंगा और उसमें अपनी मर्जी के जो भी कमांड्स है, रिवर्स शेल डालना है, कुछ भी करना है वो लिखूंगा, और जैसे ही 1 मिनट बाद फाइल रन होगी तो वो यहाँ जाके ढूंढेगा और हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगी override.sh और रिवर्स शेल आ जाएगा। सिंपल है, तो हम यही काम करते हैं। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं विम की मदद से बना लूँगा। ठीक है, विम यहाँ फाइल देते हैं और उसका नाम रख देते हैं override.sh, है ना। अब मैं आपको एक नया तरीका, रिवर्स शेल तो सब करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं और क्या तरीका, रिवर्स शेल के अलावा क्या तरीका हमारे पास शेल लेने का, ये सोचते हैं। ठीक है, रिवर्स शेल नहीं लेना। अब आप सोचोगे बहुत सिंपल है, तो आप बैश डैश आई लिख दो, शेल मिल जाएगा, बैश लिख देते हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक दिक्कत है कि जब भी कोई क्रॉन जॉब रन कर रही है तो ये बैकग्राउंड में रन कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना बैश डैश आई, बिल्कुल सही आपको शेल मिलेगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़र इंटरेक्टेबल नहीं होता, वो बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, तो अब ये शेल खुल जाएगा इस कमांड की मदद से, लेकिन वो बैकग्राउंड में होगा, आप उसका यूज़ नहीं ले सकते। तो अगर आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना है रिवर्स शेल के अलावा जिससे आपको शेल मिल जाए, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आप क्या काम कर सकते हो, CP करो, कॉपी करते हैं हम जो ओरिजिनल बिन बैश है ना उसको कॉपी कर लेते हैं, यानी कि बैश फाइल को कॉपी करते हैं और उसके कॉपी बना लेते हैं टेम्प के अंदर। ठीक है, TMP, और यहाँ पे हम उसको एक और बैश नाम से फाइल बना के रख देते हैं। ठीक है, हमने कॉपी कर दिया ओरिजिनल बैश को टेम्प के अंदर, बैश के अंदर कर दिया। फिर उसके अंदर मैं इसकी परमिशन चेंज कराऊंगा रूट यूजर से, क्योंकि रूट यूजर इन सब कमांड्स को रन कर रहा होगा क्रॉन जॉब की मदद से, तो मैं इसकी परमिशन S पे सेट कर दूंगा, SUID बना दूंगा। SUID मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ पूरे डेप्थ में, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अगर SUID मैंने सेट कर दी इस फाइल पे, तो कोई भी छोटा यूजर
कोई गेस्ट यूजर कोई भी है वो रन करेगा जब इस फाइल को, तो इस फाइल का जो ओनर है जिसने मैंने ये परमिशन सेट करी है उसी के प्रिविलेजेस के साथ ये फाइल रन करेगी, यानी कि रूट के प्रिविलेजेस के साथ। तो ये फाइल रूट की तरीके से रन करेगी, कोई भी रन करे इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ TMP बैश, इस पर ये परमिशन हम सेट कर रहे हैं, ये रूट अपने आप इस पर सेट कर देगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ सेव हो गया। अब इसको CH मोड करके आपको यहाँ एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी वरना ये रन नहीं होगी, ठीक है। ओवरराइट, ओके, इसका पाथ तो अलग है ना, इसका पाथ दे देते हैं पूरा, ये फाइल का जो पाथ है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर आपको यहाँ पे एक नई फाइल दिखेगी बैश नाम से, जिसपे SUID की परमिशन सेट होगी। और किसी भी फाइल पे अगर SUID की परमिशन सेट है तो उस फाइल का जो ओनर है, ठीक है, इस फाइल का जो भी ओनर होगा उसके प्रिविलेज के साथ वो फाइल रन करेगी, चाहे कोई भी छोटा यूजर उसे रन करे। मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। अभी नहीं आया है, वेट करते हैं। ls-la करते हैं और हमारी फाइल आ गई है। 1 मिनट बड़ा लंबा लगा मुझे, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बैश, और ये लाल कलर में क्योंकि इस पे SUID की परमिशन सेट है। SUID का मतलब है जो भी इस फाइल का ओनर है ना, जो भी इस फाइल का ओनर है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट है, तो कोई भी छोटा यूजर, चाहे यूजर इसे रन करे, वो हमेशा रूट के प्रिविलेजेस के साथ रन होगी। और कोई भी फाइल रूट के प्रिविलेज के साथ जब रन होगी, बैश रन होगा, तो हमारे को रूट का शेल दे देगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं टेम्प बैश, जो हमारी फाइल बनी नहीं, और उसके साथ आपको -p ऑप्शन देना पड़ेगा। -p प्रोटेक्शंस को ऑफ कर देती है, ठीक है। बैश में कुछ प्रोटेक्शंस होती हैं जो आपकी इफेक्टिव यूजर ID, EUID और UID को अलग नहीं होने देती, तो -p जो है प्रोटेक्शंस को डिसेबल कर देती है, जिससे आपको रूट का शेल मिल जाएगा। एंटर मारते हैं एंड यू आर रूट, ये हैश से आपको पता चल जाएगा who am I एंड रूट, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे खाली बिन SH को करते तो आपको -p ना देना पड़ता, बैश के साथ ही प्रॉब्लम है, -p देना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी आपको लग रहा है बैश ढंग से काम नहीं कर रहा है, -p दो, प्रोटेक्शन इज डिसेबल, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया सेकंड तरीका, पाथ वेरिएबल ओवरटेक। समझ आया, ठीक है, कि आपको हमेशा पूरा पाथ देना चाहिए। अगर आप सिर्फ नाम दोगे फाइल का तो कोई ओवरटेक कर लेगा पाथ वेरिएबल को और आपका काम डन हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड और लास्ट तरीके पे। उसके लिए हम cat etc cron tab करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इस वाले पे। इसको तो हमने कर लिया 2 तरीके से, बेचारे को माफ़ कर देते हैं। अब दूसरी वाली फाइल को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या काम करूँगा मैं, सबसे पहले पाथ पूरा दिया हुआ है, तो देखो इस पर पाथ वेरिएबल ओवरटेक तो हो नहीं सकता, इसका पूरा पाथ दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैं इसकी परमिशंस चेक कर लेता हूँ। इसका पाथ कॉपी करते हैं, इसकी परमिशंस देखते हैं क्या है। ls-la करते हैं और पाथ दे देते हैं। तो अब आपको दिखेगा इसकी परमिशंस क्या है। यहाँ पे परमिशंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ राइट की परमिशन किसी के पास नहीं, तो आपका पहला जो वीक फाइल परमिशंस था वो भी खत्म, सेकंड तरीका भी खत्म। तो अब आप कैसे कर सकते हैं एक्सप्लॉइट। यहाँ पे कोई कमी तो दिख ही नहीं रही ना हमारे को पता है भाई ये रन कर रहा है रूट की तरीके से, ये कोई कमी नहीं है, ये तो फीचर है। क्रॉन जॉब एक फीचर है, ठीक है। ना है वीक फाइल परमिशन है और ना यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम दिया, पूरा पाथ दिया था। तो अब हम आते हैं कि अगर ऐसे में आप फंस जाओ, ठीक है, तो अब आपको इंटेंडेड फंक्शनैलिटी को एक्सप्लॉइट करना है, यानी कि इस फाइल के अंदर के कंटेंट को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। इसके अंदर क्या लिखा है उसको हम कैसे हैक कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं। अब ये जरूरी नहीं, ये तरीका सिर्फ डिपेंड करता है कि इस फाइल के अंदर अगर आपने कुछ गलत लिखा है, आपने गलत कोडिंग प्रैक्टिसेस करी है, ये सिर्फ तभी एक्सप्लॉइटेबल है, ये कोई हमेशा के लिए एक्सप्लॉइटेबल नहीं। जैसे वीक फाइल परमिशन, अगर आपने गलती से भी वीक फाइल परमिशन कभी भी दे दी तो वो आपको एक्सप्लॉइट करवा के देगी। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर कोड कैसा लिखा है। अगर कोड ही गलत है तो आप सीधा उससे हैक हो जाओगे, तो सबको पता है कोड में वल्नरेबिलिटी हुई तो काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका कंटेंट क्या है फाइल का। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंटेंट है, ये तो शिबैंग लाइन हो गई, ये बता रही है SH में रन करना है। CD करता है होम यूजर के अंदर और यहाँ पे एक टार कमांड रन कर रहा है। टार जैसे जिप फाइल होती है वैसे टार फाइल होती है, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे एक टार फाइल बन रही है, ठीक है, ये ऑप्शन है एक टार फाइल बनाने के लिए। और फाइल का जो नाम है टार फाइल का वो ये है जो आपने देखा था पहले स्टार्टिंग में, बैकअप टार टेम्प फोल्डर के अंदर, है ना। और उसके यहाँ पे एक स्टार दिया है। स्टार का मतलब ये है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, वाइल्ड कार्ड हो गया इसका मतलब, जितनी भी फाइल्स होगी उनको इस टार फोल्डर के अंदर डाल दो। समझ आया, बिल्कुल सिंपल कमांड है, तो हर कोई यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड हम लोग। तो अब हम देखते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। इस टार कमांड में एक गलती है, जो हमारा तीसरा तरीका है ना, वो यही है कि वाइल्ड कार्ड को कभी यूज नहीं करना चाहिए। वाइल्ड कार्ड एक इनसिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस है। अब आपको दिखेगा कि वाइल्ड कार्ड को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन दिक्कत बस इसने ये कर दी, वाइल्ड कार्ड को यूज करा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इसने गलती क्या करी है। अब इसने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज करा है। वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो सारी टार के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। वाइल्ड कार्ड जो भी फाइल्स होंगे, यहाँ कोई नाम स्पेसिफाई नहीं करा। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक फाइल होगी file.html, वो यहाँ पे आ जाएगी लिख के, ठीक है। इसी कमांड का पार्ट बनती जाएंगी, जो भी फाइल का नाम होगा इस कमांड का पार्ट बनता जाएगा। file.html, एक यहाँ पे थी image.jpg, ठीक है, और एक थी txt, यही फाइल का नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मांग लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी तीसरी फाइल होगी। तो अब ऐसे जो भी फाइल्स वहाँ पे पड़ी होंगी वो फाइल्स के नाम यहाँ पे आते रहेंगे। अब इसमें दिक्कत कहाँ है ये समझते हैं।
दिक्कत ये है कि लेट से मैं क्या काम करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर, जो ये फोल्डर था होम यूज़र, इसके अंदर एक और फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम ये रखूँगा, मैं अपनी मर्जी से नाम रख सकता हूँ, तो मैं ये नाम रखूँगा डैश डैश शेल इक्वल्स टू ID। अब आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अगर आप समझोगे मैंने फाइल का नाम तो ये बनाया, लेकिन जब वो टार कमांड में जाएगा ना, तो टार कमांड ये समझ नहीं पाएगा कि वो फाइल का नाम है, उसको लगेगा ये उसका एक ऑप्शन है। ठीक है, टार के अंदर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ऑप्शन है डैश डैश शेल। ये शेल ऑप्शन क्या काम करता है, जो भी आप इसको इक्वल्स टू के आगे दोगे उस कमांड को रन करेगा, तो ये उस कमांड ID कमांड को रन कर देगा और यहाँ पे हम कमांड इंजेक्शन वनरेबिलिटी निकाल पाएंगे। समझ आया कैसे काम कर रहा है यहाँ पे? तो ये दिक्कत है कि आपने वाइल्ड कार्ड तो दे दिया, लेकिन अगर किसी ने स्मार्टली ऐसा एक फाइल का नाम बना दिया जो एक ऑप्शन है टार का अपने आप में, ये ऑप्शन नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दिया, तो वो ऑप्शन टार के साथ रन होगा जिससे आपका काम बिगड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमने ये तो पता लगा लिया कि भाई हम कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या यूज़ करेंगे ये अब हमारे को पता लगाना है। तो टार में एक ऑप्शन होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आप एक्चुअली में टार कमांड की मदद से कमांड इंजेक्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन होता है डैश डैश चेक पॉइंट, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका एक ऑप्शन, और एक दूसरा भी आपको देना पड़ता है, पहले मैं वो भी लिख दूँ फिर आपको समझाऊंगा इनके मतलब क्या है। डैश डैश चेक पॉइंट डैश एक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू एग्जैक इक्वल्स टू शेल डॉट एल्फ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझाता हूँ, बहुत लंबा हो गया। देखो, चेक पॉइंट 1 का मतलब यह है कि एक फाइल एक चेक पॉइंट है, मतलब जितनी भी फाइल्स इस टार के अंदर जाई जा रही हैं वो एक चेक पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये पहली फाइल इसके अंदर डालेगा तो एक चेक पॉइंट हो गया। जैसे ही पहला चेक पॉइंट होगा, ठीक है, हर चेक पॉइंट के बाद आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है, लिखा है डैश डैश चेक पॉइंट एक्शन, इस ऑप्शन का नाम है डैश डैश चेक पॉइंट एक्शन। यानी कि जैसे ही चेक पॉइंट कंप्लीट हो, यानी कि जैसे ही एक चेक पॉइंट कंप्लीट हो, चेक पॉइंट का मतलब एक फाइल टार के अंदर जाए, तो आपको ये एक्शन परफॉर्म करना। और एक्शन क्या है, एग्जीक्यूट करो, और आप एग्जीक्यूट क्या कि फाइल का नाम दे सकते हो, हमने दे दी शेल डॉट एल्फ। ये फाइल आप खुद बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक बनाऊंगा अभी MSF वेनम की मदद से एक रिवर्स शेल बना दूंगा। समझ आया यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यानी कि टार कमांड जैसे ही रन होगा तो उसके पास ये ऑप्शन जाएगा चेक पॉइंट 1, यानी कि जैसे ही पहली फाइल टार की फाइल के अंदर जाएगी तो एक चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ, तो वो अगले ऑप्शन पे जाएगा चेक पॉइंट एक्शन पे, और चेक पॉइंट एक्शन क्या कह रहा है, इस फाइल को रन करो और ये फाइल रिवर्स शेल है, हमारे को शेल मिल जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड के साथ दिक्कत थी, तो इस कमांड को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे को ये ऑप्शंस पता होने चाहिए। ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, आप इन ऑप्शंस के नाम की हमारे को एक फाइल बनानी है। ठीक है, 2 फाइलें बनेंगी, एक चेक पॉइंट डैश डैश चेक पॉइंट के नाम से, एक डैश डैश चेक पॉइंट डैश एक्शन के नाम से। ये हमारे को फाइल्स बनानी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मेरे को चाहिए, इसको एग्जिट करते हैं, पहले तो हम रूट ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट करता हूँ और मैं सबसे पहले MSF वेनम से एक शेल डॉट एल्फ नाम की रिवर्स शेल बनाता हूँ, और यहाँ पे हम MSF वेनम का कमांड देंगे MSF वेनम डैश p लिनक्स। ठीक है, और उसके बाद हम देंगे आर्किटेक्चर, उसके बाद हम देंगे शेल चाहिए या मेटाप्रेटर, हमारे को शेल चाहिए, उसके बाद नॉन स्टेज या स्टेज पेलोड, तो हम यहाँ पे नॉन स्टेज को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको बाइंड चाहिए रिवर्स, तो हमारे को रिवर्स चाहिए, और उसके बाद आप प्रोटोकॉल दोगे, हमारे को TCP चाहिए। यहाँ पे मेजर पार्ट जो प्ले कर रहा है वो ये है। ठीक है, हमारे को शेल चाहिए, मेटाप्रेटर नहीं चाहिए, ताकि हम नेटकैट से इसको हैंडल कर पाएं। मेटाप्रेटर लोगे तो इसे मेटास्प्लॉइट ही हैंडल कर सकता है, और नॉन स्टेज लोगे तभी नेटकैट काम करेगा। अगर स्टेज ले लिया तो नेटकैट काम नहीं कर पाएगा, मतलब लिसनिंग के लिए हम नेटकैट यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देंगे एल होस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देंगे टन 0, एल पोर्ट देंगे इक्वल्स टू 4444, उसके बाद डैश F ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे, तो वो हमारा एल्फ हो जाएगा। एल्फ लिनक्स में यूजुअली काम करता है, डैश O, उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे शेल डॉट एल्फ। ठीक है, सबको सही है, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो बन के क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम इसको सामने ट्रांसफ़र करेंगे, तो पाइथन -3-m http.server 80, ये यहाँ पे हमारी फाइल होस्ट हो गई है। तो अब हम इसको सामने ट्रांसफ़र करते हैं टारगेट सिस्टम में। अब टेम्प फोल्डर में अभी हमारे को होम यूज़र के अंदर जाना है, जहाँ पे हम सारा काम करेंगे अपना। तो होम यूज़र के अंदर चलते हैं, यहीं पे करते हैं wget http:// IP देंगे अपनी, जहाँ से डाउनलोड करना है, फाइल का नाम देंगे शेल डॉट एल्फ, और शेल डॉट एल्फ उसका नाम रखेंगे, तो और कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। एंड डन हो गया हमारा। ls-la करेंगे तो हमारी यहाँ जो फाइल है वो आपको दिख जाएगी आगे शेल डॉट एल्फ। अब यहाँ पे पहले तो इसको chmod कर लो, chmod +x शेल डॉट एल्फ। ठीक है, उसके बाद अपने सिस्टम पे जाके लिसनर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको बंद करेंगे, ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, तो nc-nvlp4444। ये फ़ायदा है, हमने यहाँ पे ये वाला स्पेसिफिकली पेलोड इसलिए बनाया है ताकि हम नेटकैट से भी उसकी लिसनिंग कर पाएँ। कोई भी और अगर फॉर्मेट का बनाओगे तो आपको फिर MSF कंसोल से जाके मल्टी हैंडलर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो ये ईजी रहता है, हैंडी रहता है अगर आप शेल यूज़ कर रहे हो नॉर्मल, क्योंकि नेटकैट नॉर्मल शेल यूज़ कर सकता है, मेटाप्रेटर नहीं। और नॉन स्टेज में अगर यूज़ करोगे तो स्टेजेस वाला काम सिर्फ मेटास्प्लॉइट कर सकता है, नॉन स्टेज का मतलब है एक बारी में सिंगल, तो वो तो नेटकैट भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब हम यहाँ पे अपने जो ऑप्शंस थे चेक पॉइंट ऑप्शंस, उसके नाम की फाइल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टच
उसके बाद आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर आप टच के आगे ऐसे दे दोगे ना तो टच भी कंफ्यूज हो जाएगा। चेक पॉइंट लिखोगे तो टच को लगेगा कि मेरे का कोई ऑप्शन है चेक पॉइंट, तो आप ऐसे नहीं दे सकते। तो टच के आगे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, home/user, और किस नाम की फाइल बनानी है, -- चेक पॉइंट = 1। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरा होगा हमारा ऑप्शन -- चेक पॉइंट एक्शन = shell.elf, यानी कि एग्जीक्यूट करो shell.elf को जैसे चेक पॉइंट कंप्लीट होगा, जैसे पहला चेक पॉइंट कंप्लीट होगा, चेक पॉइंट एक्शन को कंप्लीट करो। चेक पॉइंट एक्शन क्या है, एग्जीक्यूट करो shell.elf को, और shell.elf हमारे को रिवर्स शेल देगी। तो वापस चल के देखते हैं। अब हम वेट करेंगे और जैसे ही हमारा वो टार कमांड वाइल्ड कार्ड को रन करेगा, हमारे ऑप्शन चेक पॉइंट टार के अंदर लगेंगे और टार एग्जीक्यूट होते ही हमारा यहाँ पे रिवर्स शेल आएगा। और अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे को कनेक्शन आ गया है। आईडी करते हैं एंड वी आर रूट। तो आपने देख लिया, हमने एक्सप्लॉइट कर दिया टार की मदद से भी। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रॉन जॉब भी समझा दिया, डिटेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स, एक्सप्लॉइट करने के डिफरेंट मेथड्स पूरे डीप में, और काफ़ी सारी अलग अलग आपको टिप्स भी दी। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपको इसी टाइप की और वीडियो चाहिए, सो यू कैन हेड ओवर टू tce.com/support। वहाँ जाके छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।